एक अमेरिका में ब्याज की दरें कम होगी तो लोगों की रिटर्न की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस कम होगी इमर्जिंग मार्केट से। दूसरा, ब्याज की दरें यूएस में कम होने से यूएस डॉलर वीक होगा तो यूएस निवेशक अपना पैसा बाहर भेजने की सोचेंगे कि आइधर वो एसआईपी लेके आए या वो लंबी अवधि लेके आए। पोस्ट इलेक्शन जब हमने देखा कि अब मार्केट में एक रीजनेबलनेस आ गई है, वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हुए हैं, तब हमने स्मॉल कैप फंड ओपन किया। और ये जो मैसेजिंग दिया था कि आपको लंबी अवधि के लिए आना है, एसआईपी के जरिए आना है, लेकिन ये एसआईपी के साथ जो एक इमोशनल लिंकिंग होनी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। मार्च 2020 में हमने देखा कि लोगों ने एसआईपी बंद कर दी जब उनके रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। कई बार जो एसआईपी लोगों ने चालू की है बस वही रहती है, टॉपअप नहीं होती। बट आईने में जाके जब खड़ा रहेगा तब उसे पता चलेगा कि वो रिस्क टेकर है या नहीं है। सो एक, अपने से झूठ मत बोलिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार रिस्क लीजिए। दूसरी चीज है, लालच बुरी बला है, उसे याद रखिए। तो ट्रेडर का सेफ्टी गियर है स्टॉप लॉस, इन्वेस्टर का सेफ्टी गियर है एवरेजिंग। आपने एक स्टॉक में रिसर्च करके खरीदारी की, म्यूचुअल फंड में सोच समझ के निवेश किया, अब मार्केट गिर गया, फंडामेंटल्स नहीं बिगड़े हैं, वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर नीलेश शाह, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक केएमसी। Mr. Nilesh Shah has led his team to the Best Fund House of the Year award at all the mutual funds where he has worked, like Kotak, ICICI Prudential, and Franklin Templeton Mutual Fund. Mr. Nilesh Shah is a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister of India. He is a part-time member of Unique Identification Authority of India, UIDAI. And he is also a member of the board of Association of Mutual Funds in India and a member of COBOSAC Committee of SEBI. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. As you can see, आज हमने थोड़ा we have a new setup today and at the same time we have an amazing speaker, Mr. Nilesh Shah. I'm sure आप सब नीलेश जी को जानते हैं, हम इनको पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं. He is the managing director of Kotak Mutual Fund. And Nilesh ji, we love listening to all your answers. So thank you so much for coming again this time on this particular show. And thank you so much. I'm really looking forward to interviewing you today. थैंक यू नम्रता जी। So, नीलेश जी, जो है पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आई थिंक ये सवाल हमारे सारे व्यूअर्स के मन में भी है कि अभी देखा जाए तो यूएस फेडरल रिजर्व ने जो है पहली बार 4 साल में 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है। तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ा गिरावट हुई है। तो आपको क्या लगता है नीलेश जी, क्या इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा? डू यू थिंक स्टॉक मार्केट को इसका बेनिफिट मिलने वाला है? सो नम्रता जी, सितंबर 2007 में फेड ने इसी तरह रेट काटा था और फिर सब प्राइम क्राइसिस के समय भी काटा था। तो नॉर्मली क्राइसिस टाइम पे फेड इतने बड़े रेट कट से शुरुआत करता है। इस बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट काटा है जबकि क्राइसिस नहीं है। नाउ जहां तक हमारी नजर पहुंचती है क्राइसिस दिखता नहीं है। सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि फेड को कुछ ऐसा नहीं दिखता है जो हमें नहीं दिख रहा है। होपफुली देयर इज नो क्राइसिस। ओके। फेड की रेट काटने से 2 फायदे होंगे। एक, अमेरिका में ब्याज की दरें कम होगी तो लोगों की रिटर्न की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस कम होगी इमर्जिंग मार्केट से। दूसरा, ब्याज की दरें यूएस में कम होने से यूएस डॉलर वीक होगा
तो यूएस निवेशक अपना पैसा बाहर भेजने की सोचेंगे। ये दोनों सिचुएशन में भारत को फायदा है, बिकॉज अब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज चाइना से ऊपर है, तकरीबन 23%। इकोनॉमी को कितना फायदा होगा ये देखना पड़ेगा। कुछ क्षेत्र हैं आईटी, फार्मा, जहां पे शायद ब्याज की दरें कटने से यूएस इकोनॉमी में जो ग्रोथ आएगी उसका फायदा दिखेगा। बट कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे शायद यूएस के ब्याज दरें कटने से कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आएगी। सो एज एन इन्वेस्टर नीलेश जी, हमें अभी थोड़ा सावधान रहना चाहिए या हमें अभी व्हाट डू यू थिंक, अभी हमारा स्ट्रैटेजी एज एन इन्वेस्टर क्या होना चाहिए? सो नम्रता जी, बचपन में मेरी एक फेवरेट फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। उस फिल्म में गाना था, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। ये गाना हमेशा मेरे साथ रहा है। और हमारी मार्केट में हमने एक अनहोनी सी तेजी देखी है, बुल मार्केट देखा है। और हमारी मार्केट के अमर भाई हैं फंडामेंटल्स। बगैर फंडामेंटल्स कोई मार्केट चल नहीं सकता। अकबर भाई है सेंटिमेंट। आज आप किसी को भी पूछिए, देश में विदेश में, उन्हें भारत के तरफ सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और एंथनी भाई है जो ये तीनों में सबसे एंटरटेनिंग थे, वह है लिक्विडिटी। हमारी मार्केट में फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट और लिक्विडिटी, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है, इसलिए ये अनहोनी दिख रही है। इस फिल्म को हम दूसरे मायने में भी ले सकते हैं। अमर भाई का कैरेक्टर था अपराइट पुलिस ऑफिसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट। कुछ बिजनेस, कुछ स्टॉक्स अमर भाई जैसे हैं जहां पे बिजनेस अच्छे हैं, वैल्यूएशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रीजनेबल है। बट कुछ स्टॉक एंथनी भाई जैसे हैं। एंथनी भाई दिल के तो अच्छे थे, बट दारू का धंधा करते थे, भाईगिरी करते थे, तो अमर भाई ने उसे जेल में डाल दिया। वहां से सुधरे, उसके बाद उसमें पैसा लगाना अच्छा होगा। तो एंथनी भाई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे बिजनेस अच्छा है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत महंगा है। जब वो अमर भाई की जैसे अच्छे वैल्यूएशन वाले बन जाए तब शायद उसमें पैसा बनेगा। तो ये समय है एक निवेशक के लिए अपने पोर्टफोलियो में अच्छे बिजनेस और अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक को प्राधान्यता दे, और अच्छे बिजनेस और खराब वैल्यूएशन वाले स्टॉक से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें। ओके, तो मतलब एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अभी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी अ राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। ओके, नीलेश जी, अभी आपने रिसेंटली बोला था कि स्टॉक मार्केट में क्वालिटी शुड बी प्रेफर्ड ओवर मोमेंटम, राइट? एंड आई थिंक ये दो स्ट्रैटेजीज, हर इन्वेस्टर की अलग अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बिलीव करते हैं कि हमें मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु बिलीव इन क्वालिटी। तो आप ये बताइए कि जो आपने स्टेटमेंट बोली है उसका क्या मतलब है, एंड व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम? सो एक नम्रता जी, क्वालिटी और मोमेंटम की डेफिनेशन अलग अलग लोगों की अलग हो सकती है। जो किसी को मोमेंटम लगे वो शायद किसी को क्वालिटी लगे, इन वाइस वर्सा। बट मेरा एक सिंपल चीज है, जैसे आज बैंकिंग क्षेत्र है तो उसमें वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है। आईटी, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी, इस क्षेत्र में वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। तो जाहिर है कि इस प्रकार के क्षेत्र में आपको कई स्टॉक मिलेंगे जो क्वालिटी होंगे, जिसके बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे होंगे और वैल्यूएशन भी आपकी साथ में है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रियल एस्टेट हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, रेलवे हुआ, लो फ्लोटिंग स्टॉक पीएसयू बैंक हुए। वहां पे मोमेंटम की वजह से वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। एसएमई एक्सचेंज के आईपीओज मोमेंटम है,
जहां पे वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से शायद बहुत आगे है। तो जब मैं कहता हूं कि क्वालिटी में निवेश करिए, तो एक फैक्टर है कि आप ऐसे बिजनेस में निवेश करिए जो अच्छे हो, रियल हो, जिसे एक सही मैनेजमेंट चला रहा हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशन उसमें रीजनेबल हो, अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास हो। और मोमेंटम स्टॉक वैसे हैं जो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत आगे चले गए हैं, आइदर बिकॉज उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम है या कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है कुछ लोगों के हाथ में। तो वहां पे सोच समझ के निवेश करना चाहिए। मोमेंटम खेलना है तो T20 की तरह खेलिए, क्वालिटी खेलनी है तो टेस्ट मैच की तरह खेलिए। ओके, सो इज देयर एनी टाइम जहां पे हमें लगता है कि हम मोमेंटम स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं? ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसी कोई आपको लगता है कि ऐसा कोई टाइम आता है मार्केट में जब आपको लगता है कि चलो अब अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा? अगर आप चेतेश्वर पुजारा के प्रकार के निवेशक हैं तो मोमेंटम को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस करिए, वहां पे आप एक बेहतर बल्लेबाज बनेंगे और अच्छे रन बनाएंगे। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा हैं जो T20 भी खेल सके, वनडे भी खेल सके और टेस्ट मैच भी खेल सके, तो डेफिनेटली आप क्वालिटी और मोमेंटम दोनों के ऊपर निवेश कर सकते हैं। ओके, क्वालिटी मेरे हिसाब से एक निवेशक के पोर्टफोलियो में काफी बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। मोमेंटम थोड़ी सी मात्रा में होना चाहिए। तो अपनी फितरत के अनुसार आप निवेश कर सकते हैं क्वालिटी एज वेल एज मोमेंटम में। बट मोमेंटम खेलते समय बॉल आया, बल्ला घुमा देना। टेस्ट मैच खेलना है तो आप सोच समझ के अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, ओके, वंडरफुल। सो नीलेश जी, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जो आजकल काफी न्यू एज कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। नाउ हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी दोनों तरफ जा सकती है। या तो इसमें यू विल फाइंड द नेक्स्ट मल्टी बैगर, या फिर इसमें बहुत रिस्क भी हो सकता है। सो आप बताइए कि आपके हिसाब से इस स्ट्रैटेजी में कि अगर हम न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ फंड हाउस, यू थिंक ये अच्छी अप्रोच है या फिर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है? नम्रता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। न्यू एज कंपनी में निवेश करना काफी खतरे वाला है। इधर आप उसमें बहुत सारे पैसे बनाएंगे या बहुत सारे खोएंगे। या नाउ एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनसे बेहतर काम कर पाएंगे। तो हमारा अप्रोच न्यू एज इन्वेस्टमेंट में कुछ इस प्रकार है। एक, हमने जिस कंपनी में निवेश किया उसमें वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि लीडर बने। जैसे ग्रो की बात करें तो आज वो भारत की टॉप 5 ब्रोकिंग कंपनी में आती है। जब मैं ग्रो के प्रमोटर से, फाउंडर से मिला था, तब से लग रहा था कि हाँ, ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो एक विश्वास, एक गट फीलिंग आनी चाहिए कि जिस कंपनी में हमने निवेश किया है वह उस सेक्टर का मार्केट लीडर बनेगा। न्यू एज कंपनी में जो टॉप 1, 2, 3, 4 कंपनी है वही पैसा बनाएगी, पांचवे छठे का कोई वजूद नहीं रहेगा। सेकंड चीज, जिस कंपनी में आपने निवेश किया है वो आज भले नुकसान करती हो या प्रॉफिट करती हो, बट कहीं ना कहीं उसका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। इतने कस्टमर्स होंगे ग्रो के, इतना ट्रेडिंग करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हमें इतनी इनकम होगी, उसमें इतना खर्चा होगा तो इतना प्रॉफिट बनेगा। ये एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर नुकसान ही करते रहें। तीसरी चीज, वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए आपके पास पैसों का सहारा चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं और बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है तो एक बंदा जिसके पास पैसा है वो आके आपके बिजनेस को डिसरप्ट कर देगा, आपको खत्म कर देगा। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी फंड करने के लिए या स्टेइंग पावर होना जरूरी है, जो है कैपिटल कमिटमेंट या पैसा। ये तीन चीजों का अगर मिश्रण होता है तो आप न्यू एज कंपनी के ऊपर
विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी में बड़ा पैसा बन सकता है। फिर आप कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसे वैल्यूएशन पे एंटर हो जहां पे खोने को कम हो, कमाने को ज्यादा हो। Yeah. क्या हर बार आपके कॉल सही जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। हर क्वार्टर आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे कंपनी के नतीजे आएंगे, जैसे जैसे आप कंपनी से मिलेंगे, आपका विश्वास इधर बढ़ेगा या कम होगा। तो न्यू एज कंपनी में निवेश करने में आपको इस प्रकार की पद्धति अपनानी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जहां पे आपको लगे आप गलत है, वहां पे लॉस काट के या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ओके। अब क्योंकि हम फंड हाउसेस की बात कर ही रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यू नो क्या फंड हाउसेस कर रहे हैं आजकल। व्हेन वी टॉक अबाउट कोटक स्मॉल कैप फंड, इसमें इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड्स, और इसमें जो है कोटक आपने जो है SIPs लमसम को रोक दिया था, बट अगेन यू स्टार्टेड टेकिंग इनफ्लोज इनटू दिस फंड। तो आई एम श्योर काफ़ी इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट भी हुए होंगे उस टाइम पे जब आपने इनफ्लोज लेना बंद कर दिया था, क्योंकि इट्स अ सक्सेसफुल फंड एंड एज एन इन्वेस्टर हम चाहेंगे कि हम अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करें। सो फर्स्टली टेल अस कि ऐसा क्यों किया था एंड व्हाई हैव इनफ्लो स्टार्टेड अगेन, एंड हाउ डज दिस बेनिफिट द इन्वेस्टर्स। तो अगर मैं एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ कोटक स्मॉल कैप फंड में, तो मुझे कैसे बेनिफिट होता है इसका? सो नम्रता जी, हमने कोटक स्मॉल कैप फंड में लमसम सब्सक्रिप्शन बंद किया था, SIP चालू रखी थी। कई बार निवेशक पिछले 1 2 3 5 साल का रिटर्न देख के निवेश कर देते हैं, बट जो पिछला 1 2 3 5 साल का रिटर्न है वही आने वाले 1 2 3 5 साल का रिटर्न हो, वो जरूरी नहीं है। Yeah. हमें लग रहा था कि हमारे कुछ निवेशक हमारे और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाख मेहनत के बाद पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख के आ रहे थे और उसी परफॉर्मेंस के रिपीट होने की उम्मीद लगा रहे थे। हमने उनको समझाने की कोशिश की, कई इस प्रकार के वेबिनार किए, बट फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लोग जिस उम्मीद से आ रहे हैं, जिस टाइम होराइजन से आ रहे हैं, वो शायद अचीव नहीं होगा। सामने इलेक्शन का भी माहौल था, इसलिए हमने एक मैसेजिंग देने के लिए कोटक स्मॉल कैप फंड में लमसम निवेश को बंद किया, ताकि निवेशक समझ सके कि आइधर वो SIP लेके आए या वो लंबी अवधि लेके आए। पोस्ट इलेक्शन जब हमने देखा कि अब मार्केट में एक रीजनेबलनेस आ गई है, वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हुए हैं, तब हमने स्मॉल कैप फंड ओपन किया और ये जो मैसेजिंग दिया था कि आपको लंबी अवधि के लिए आना है, SIP के जरिए आना है, शायद उसकी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट नए निवेशकों में दिख रही है। तो आई एम श्योर अब नए निवेशक भी काफी खुश हैं with this, but yes, you're right. Okay, so now let me ask you, कि अगर हम कोटक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, there are times जब कोई भी इक्विटी फंड्स they fail to perform as per the expectation for a particular period of time. तो आप ये as a how do you decide as a fund house कि हमें कौन से स्टॉक्स को जो है अपने पोर्टफोलियो से निकालना है? सो फ्रॉम इक्विटी फंड्स, हम जनरली अपने हर स्पीकर से ये तो पूछ लेते हैं कि आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप कैसे ये डिसाइड करते हैं कि इस स्टॉक को मुझे अपने फंड से निकालना है, या इसकी वजह से मेरे फंड की परफॉर्मेंस नीचे आ रही है? सो स्टॉक से अगर फंड की परफॉर्मेंस नीचे आए तो हम उसे इवेल्युएट जरूर करते हैं, बट हमेशा निकाले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जिस स्टॉक से फंड परफॉर्मेंस नीचे आया उसमें हम खरीदारी करते हैं, दुगना पैसा लगाते हैं अगर फंडामेंटल्स हमारे फेवर में हो। हम स्टॉक्स को बेचने का निर्णय तकरीबन 3 परिबलों पे लेते हैं। एक, मैनेजमेंट जिसके भरोसे पे हमने निवेश किया वो कोई ऐसी कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस करे कि हमारा विश्वास टूट जाए। विश्वास आईने की तरह है, एक बार टूट गया तो उसे जोड़ना मुश्किल है। दूसरी चीज, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में
बिगाड़ हो जाए। सपोज आपने एक बैंक में निवेश किया बिकॉज उसकी मैनेजमेंट टीम कुछ हद से उस बैंक को चला रही थी, बट अगर वो मैनेजमेंट टीम ही चली गई तो शायद आप उस बैंक में निवेश करते समय ध्यान रखेंगे। सिमिलरली, अगर आप आईटी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उम्मीद है कि यूएस इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आईटी कंपनी को ऑर्डर मिलते रहेंगे। अब अगर हमारा व्यू है कि यूएस इकोनॉमी खराब कर रही है तो ऑब्वियसली आईटी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। तो बिजनेस फंडामेंटल्स अगर वर्सन होते हैं तब भी आप बेचना पसंद करते हैं। कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस होता है तब भी आप बेचना पसंद करते हैं। तीसरी चीज है, हमने जिसमें निवेश किया उससे बढ़िया मौका किसी और कंपनी में मिल रहा है। हम एक आईटी कंपनी में निवेश कर रहे हैं बट पता चला दूसरी आईटी कंपनी जो एआई को लिवरेज करके अच्छे लोगों को ले रही है, शायद वहां पे बेहतर ग्रोथ होगा, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो पुरानी आईटी कंपनी बेच के नई आईटी कंपनी में स्विच कर देते हैं। तो हमारी जो बिकवाली होती है वो कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस, वर्सनिंग ऑफ बिजनेस फंडामेंटल्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटी के तहत होती है। So it basically means कि हम ये बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे नॉट नेसेसरीली आप डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी को निकालना है, बट इट्स बेसिकली ऑन द कंपनी इन इटसेल्फ, फंडामेंटल्स एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी एज यू राइट। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक चल गया उसमें भी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है बिकॉज अब वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं। सो भाव बढ़ा या कम हुआ उससे लेने या बेचने का निर्णय नहीं होता है। वैल्यूएशन अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर गया या नीचे आ गया उसके हिसाब से ले बेच का, बाइंग सेलिंग का निर्णय होता है। ओके, वंडरफुल। ओके, सो नीली जी, मेरा जो अगला सवाल है ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि मुझे ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर पाऊँ, राइट? बिकॉज इवेंचुअली हम सब चाहेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाए टू बैलेंस आउट द रिस्क एंड रिटर्न। लेकिन आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि अगर हम ओवर डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश करते हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैप भी हो जाता है, राइट? तो आप हमें बिल्कुल वो I won't say perfect strategy because हर इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी, हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अलग होता है, बट एटलीस्ट एक थंब रूल बताइए कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और मुझे पोर्टफोलियो ओवरलैप को कम करना है, लाइक द लीस्ट एज लीस्ट एज पॉसिबल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? विच आर द म्यूचुअल फंड कैटेगरीज वी शुड लुक एट? सो नम्रता जी, जनरली मेरा आग्रह लोगों से यही है कि जैसे आप केमिस्ट की दुकान में सीधे नहीं चले जाते अपने दर्द की दवाई लेने के लिए और एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहिए जो आपको आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक पोर्टफोलियो बना सके। ना कई बार ऐसे भी निवेशक होते हैं जो डू इट योरसेल्फ टाइप के होते हैं, तो उन्हें मैं कहूंगा कि आप मल्टी कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करिए। फंड मैनेजर अपने आप लार्ज मिड स्मॉल में रोटेशन करता रहेगा। आप असेट एलोकेशन फंड में निवेश कर सकते हैं जहां फंड मैनेजर अपने आप डेट, इक्विटी और कमोडिटीज में निवेश करता रहेगा। तो बिटवीन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ इक्विटी फंड जो आपको अक्रॉस कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, या असेट एलोकेशन फंड जो आपको डिफरेंट असेट क्लास में निवेश करने का मौका देता है, उस तरह से आप आपका डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट एन एड ऑन क्वेश्चन टू दिस, लेट्स से कि मैंने एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने लिए चुन लिया और मुझे एक दो फंड्स में और इन्वेस्ट करना है, तो डू यू थिंक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनमें से कुछ हम ऐड कर सकते हैं टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो? सो नम्रता जी, अगर आपने मार्च 20 के कोविड समय में खरीदारी की है तो आपके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर लीजिए। अगर आपने मार्च 20 में कुछ नहीं किया, जो एसआईपी चल रही थी उसे चलने दिया, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं, आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में एसआईपी कर लीजिए।
और अगर आपने मार्च 20 में डर के मारे बेच दिया, एसआईपी रुकवा दी, तब आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं। आप बैलेंस फंड या लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। Wow. Okay. That was a very nice way of explaining कि I think हर इन्वेस्टर को अपना रिस्क एपेटाइट पता चल गया होगा इस स्टेटमेंट के बाद. एब्सोल्युटली। ओके, वंडरफुल. सो एक कोटक म्यूचुअल फंड का एक कैंपेन चल रहा है विच इज कॉल्ड सपनों को स्किप नहीं सिप करिए, राइट, विच इज अ कैंपेन दैट्स गोइंग ऑन. तो इसके बारे में कुछ बताइए. ऑफ कोर्स ये एसआईपी से रिलेटेड है, तो ये आप हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू आवर व्यूअर्स? सो नम्रता जी, एक चीज अब तय हो गई है कि ज्यादातर निवेशकों को पता है एसआईपी क्या है. हर माँ बाप जब अपना बेटा या बेटी कारकिर्दी की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें यह सलाह देते हैं कि बेटा बेटी एक एसआईपी चालू कर दीजिए. लेकिन ये एसआईपी के साथ जो एक इमोशनल लिंकिंग होनी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है. मार्च 2020 में हमने देखा कि लोगों ने एसआईपी बंद कर दी जब उनके रिटर्न नेगेटिव हो गए थे. कई बार जो एसआईपी लोगों ने चालू की है बस वही रहती है, टॉपअप नहीं होती. कई बार लोगों को लगता है कि मैंने एक एसआईपी चालू कर दी, वह मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा. तो हमें एसआईपी निवेशकों को एक अलग लेवल पे लेके जाना था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस. एंड मैं आके कहूं कि आपका रिटर्न 12% से 14% होगा या 8% होगा, ये सब चीजों से लोगों को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं आती. इमोशनल अटैचमेंट आती है जब उसे उनके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव से, सपनों से टच कर दें. तो हमने एक कोशिश की कि आपके जितने सपने हो उतनी एसआईपी चालू करिए. घर खरीदना है, एक एसआईपी बड़ी अमाउंट की, बड़े समय के लिए. गाड़ी खरीदनी है, नदर एसआईपी मीडियम अमाउंट, मीडियम टर्म. और एक ट्रैवल पे जाना है, छुट्टी मनाने जाना है, तो नदर एसआईपी छोटे अमाउंट की, छोटे समय के लिए. इस प्रकार से उनके निवेश को उनके सपनों से जोड़ के हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि ये सपनों को स्किप नहीं सिप करो हमारे निवेशकों के साथ फेविकोल का जोड़ बना दे, ऐसा मजबूत कि टूटे से टूटे नहीं. जब तक उनके सपने साकार नहीं हो तब तक वो एसआईपी करते रहे. And I think it is such a wonderful way of reaching out to people to explain about the emotional connect with SIP. So जैसे मैं ना बहुत सालों से I've been interacting with a lot of investors, हम उनको investments के बारे में सिखाते हैं. And I remember 2017 में शायद मैंने एक सेशन किया होगा and एक इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि मैम आपने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए की SIP शुरू करो, और मैंने किया यार आज मेरा बच्चा एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा है और सिर्फ जो पैसा मैंने निवेश किया था उससे उसकी पढ़ाई मैनेज हो रही है. So you feel so good about it, but the fact Yes. एक इमोशनल कनेक्ट जब आ जाता है आपके इन्वेस्टमेंट्स में तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट को. आपको पता है बच्चे की पढ़ाई के लिए है तो आप उसको कभी पैसा नहीं निकालेंगे जब तक वो ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव नहीं हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डीलिंग विद SIPs. सो नीलेश जी, जो मैं अगला सवाल ना, ये हमारे बहुत सारे स्पीकर्स भी बोल चुके हैं, हमने बहुत पढ़ा भी है कि व्हेन द मार्केट इज फियरफुल वी शुड बी ग्रीडी एंड व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी वी शुड बी फियरफुल, राइट? तो ये बताइए कि ग्रीड और फियर मार्केट में क्यों होता है, कैसे होता है, और इसको हम कैसे मैनेज करें एज एन इन्वेस्टर? सो नम्रता जी, ग्रीड एंड फियर ह्यूमन इमोशन से आता है. मैं खुद मंजा हुआ फंड मैनेजर हूं, बट आज भी घर पे जाता हूं तो मेरी बेटी मेरा मुंह देख के बोल सकती है, पापा आज आपका दिन अच्छा गया या बुरा गया, मार्केट ऊपर है या नीचे है. 30 सालों से यही कर रहे हैं, बट जिस दिन जो न कुछ गलती होती है चेहरे पे साफ नजर आता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने ग्रीड एंड फियर को जान ले. हम ये मान ले कि हम मनुष्य हैं और हमारे में लालच भी है और भय भी है. ये सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम ग्रीड एंड फियर. गुजराती में कहावत है, पारकी माँ कान विंधे. उसका मतलब यह है कि माँ कभी अपनी बेटी या बेटे का कान
में छेद नहीं कर पाएगी, वो जो बाली के लिए लगाते हैं वो नहीं कर पाएगी, उसके लिए कोई दूसरी माँ चाहिए। तो हमें भी अपने लालच और भय के ऊपर काबू करने के लिए खुद के ऊपर उतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रखना चाहिए जो हमें अपने भय और लालच के ऊपर काबू करना सिखा सके। तो जैसे एक एक फैमिली में फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही हर एक फैमिली में एक फाइनेंशियल डॉक्टर होना चाहिए, चाहे एडवाइजर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो आपको ग्रीडी बनने से रोके और भयभीत बनने से रोके। ओके, ऑलराइट। ओके सर, नीलेश जी, हम ना डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम डाइवर्सिफाई करते हैं विद इन डिफरेंट असेट क्लासेस, या फिर हम डाइवर्सिफाई करते हैं विद इन डिफरेंट एक्विटी फंड्स एज वेल, जिससे कि हमें एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाए। एक और जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी होती है वो है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट, कि हमने किसी एक इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीद लिए। अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो हमने देखा है कि काफ़ी इंटरनेशनल फंड्स ने भी अपने इन्फ्लोज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे सही एक्सपोजर कैसे मिलना चाहिए टू मैनेज दिस स्पेसिफिक रिस्क, जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क हम बोलते हैं, उसको हम इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू मैनेज करें? हाउ डू वी मैनेज इट कंसिडरिंग इंटरनेशनल फंड्स काफ़ी उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्फ्लोज एट दिस पॉइंट? सो एक इंटरनेशनल फंड के ऊपर सेबी आरबीआई की लिमिट है $7 बिलियन की। महत ज़्यादातर केसेस में वो लिमिट रीच हो गई है, इसलिए हम नया निवेश नहीं ले पा रहे हैं। इंटरनेशनल फंड में निवेश करना लोकल म्यूचुअल फंड के जरिए सबसे सिंपल और आसान तरीका है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लिमिट की वजह से अब वो रास्ता ओपन नहीं है। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो लिमिट बढ़ जाएगी, तो वापस वो रास्ता खुल जाएगा। जब तक वो रास्ता नहीं खुलता, आप लिबरल रेमिटेंस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। प्रति साल एक फैमिली में प्रति मेंबर आप $2.5 लाख बाहर भेज सकते हैं और वहां से आप निवेश कर सकते हैं। कई ब्रोकर्स हैं जो आपको बाहर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं। बट नम्रता जी, एक चीज का ध्यान रखना, बाहर निवेश करते समय रूल्स रेगुलेशंस एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों ने बाहर पैसा ले जाके रियल एस्टेट, क्रिप्टो या ऐसे ऐसे स्टॉक में निवेश कर दिया समझ के बगैर कि वहां पे उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। Yeah. अभी कुछ लोगों ने बाहर पैसा बेचा था जिसको लिवरेज किया गया रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए। आरबीआई रेगुलेशन के तहत वो अपराध है, तो उन लोगों के ऊपर नोटिस आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से सोच समझ के इंटरनेशनल एसेट में निवेश करना, किसी समझदार एडवाइजर से सारी डिटेल्स, सारे प्लस एंड माइनसेस सीख के निवेश करना। All right, okay. Let me ask you this next question around indices, right? अब जैसे बहुत सारे अलग अलग indices होते हैं and हम अलग अलग index funds में भी invest करते हैं depending on which index we want to replicate. तो एक होते हैं equal weight indices and आज मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या जो equal weight indices होते हैं, तो पहले आप हमें ये बताइए कि equal weight indices क्या होते हैं, and also do they offer better diversification than say the market cap weighted indices? सो जो एक नॉर्मल इंडाइसिस होता है उसमें सपोज एक दो स्टॉक का इंडाइसिस बना है, पहले स्टॉक को 50% वेट है, दूसरे को भी 50% वेट है, बट पहले स्टॉक एंड दोनों का मार्केट कैप भी सिमिलर है, इसलिए 50-50% वेट है। Sure. अब पहला स्टॉक 100% ऊपर गया और दूसरा वहां का वहीं रहा, तो इंडेक्स में अब उनका रेशो हो गया 75-25, बिकॉज पहला स्टॉक चला, जैसे जैसे उसके दाम बढ़े, मार्केट कैप बढ़ा, वैसे वैसे वेट बढ़ा। Yeah. अब इंडेक्स ये सोचता है चलती का नाम गाड़ी, जो चला वही आगे बढ़ना चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो सस्ता है उसमें निवेश करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब ये इंडेक्स 75-25 हो गया तब हम उसे वापस ब्रेक कर देंगे और वापस 50-50 पे लाके रख देंगे। तो पहले स्टॉक में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगी और दूसरे स्टॉक में ऑटोमेटिकली आपका निवेश होगा। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी अलग अलग नियम से चलती है। कुछ समय में चलती का नाम गाड़ी भागती है, कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग एंड री इन्वेस्टमेंट एट चीपर वैल्यूएशन चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंडेक्स में हमेशा ज्यादा रिटर्न आता है या एक इंडेक्स में कम आता है। तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल इंडेक्स में भी निवेश कर सकते हैं और इक्वल वेट पोर्टफोलियो में भी निवेश कर सकते हैं। Okay. So diversification perspective से both are fine is what you're trying to say. यस। Okay. All right. Okay. Now, let me ask you this question कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप रिस्क प्रोफाइल चेक करिए अपना बिफोर यू इन्वेस्ट, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को चेस करते हैं, राइट? एंड आई बिलीव, क्योंकि मैं इतने सारे इन्वेस्टर्स से ऑन अ डेली बेसिस बात करती हूँ, आई ट्रूली बिलीव कि जो इन्वेस्टर्स ने 2020 के बाद निवेश करना शुरू किया, उन्होंने शायद मार्केट साइकिल्स देखी नहीं है उतनी, राइट? जैसे अगर हम 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने 2-3 मार्केट साइकिल देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने 2020 से इन्वेस्ट किया, दे हैव नॉट रियली सीन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, राइट? तो ऐसे जो निवेशक हैं जो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को चेज कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? नम्रता जी, देयर इज नो फ्री लंच। जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न बनेगा। लेकिन रिस्क लेना दो धारी तलवार है। सही तरीके से यूज करेंगे तो दुश्मन पे विजय प्राप्त करेंगे, और गलत तरीके से यूज करेंगे तो अपने आप को इंजर करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आप क्या वाकई रिस्क टेकर हैं या मौका देख के चौका मारने वालों में है। आदमी कभी अपने से झूठ नहीं बोल सकता। नम्रता जी, वो मुझे आपको कह सकता है कि मैं रिस्क टेकर हूं, बट आईने में जाके जब खड़ा रहेगा तब उसे पता चलेगा कि वो रिस्क टेकर है या नहीं है। सो एक, अपने से झूठ मत बोलिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार रिस्क लीजिए। दूसरी चीज है, लालच बुरी बला है, उसे याद रखिए। चढ़ती मार्केट में रिस्क टेकर बन जाओ, गिरती मार्केट में रिस्क अवॉइडर बन जाओ। ये लालच और भय का समय, लालच और भय की वजह से होता है, आपके रिस्क प्रोफाइल की वजह से नहीं। तो उसे उल्टा कर दीजिए। एंड फाइनली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रिस्क ले रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रिपेयर होके जाइए। आज एक मॉडर्न जो बल्लेबाज है, वो नॉर्मली बाउंसर आए तो हुक करता है। पहले के जो बल्लेबाज थे वो बाउंसर आते थे तो डक करते थे। पहले आप हेलमेट नहीं पहनते थे, मॉडर्न तरीके के पैड्स, ग्लव्स नहीं थे, शायद थाई पैड या साइड पैड नहीं था। तो उस समय हुक में डक करना अच्छा था। बट आज आपने नेट प्रैक्टिस की है हुक करने की, माथे पे अच्छा हेलमेट है, पाँव पे, हाथ पे अच्छे अच्छे ग्लव्स एंड पैड्स है, तो आप हुक कर सकते हैं। तो बगैर हेलमेट हुक करना हो तो भाई आप में सुनील गावस्कर जैसी क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो बेहतर है कि आप डक कर लें। एंड अगर आप विराट कोहली भी है तब भी हेलमेट पहन के हुक करना सीखिए। ओके, सो लेट मी आस्क यू इन द सिमिलर एनालॉजी दैट यू आर यूजिंग, क्योंकि आई नो कि आप बहुत सारा क्रिकेट एनालॉजी यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशंस में। एज एन इन्वेस्टर, मेरे वो सेफ्टी गियर्स क्या हैं कि अगर मान लो मुझे रिस्क लेना है तो मेरे सेफ्टी गियर्स क्या हैं? जो क्रिकेट में आप बोल रहे हैं ना, पैड्स एंड नी पैड्स एंड ये सब, तो हेलमेट्स, तो हमारे सेफ्टी गियर्स क्या हैं? सो ट्रेडर के लिए सेफ्टी गियर स्टॉप लॉस है। वो जब भी ट्रेड करेगा हमेशा चौकन्ना रहेगा और हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस पहले लगा देगा। पैसा तब बनता है जब आप अलाउ करें प्रॉफिट को रन करना और लॉस को काटना। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रेडर का सेफ्टी गियर है स्टॉप लॉस।
इन्वेस्टर का सेफ्टी गियर है एवरेजिंग। आपने एक स्टॉक में रिसर्च करके खरीदारी की, म्यूचुअल फंड में सोच समझ के निवेश किया, अब मार्केट गिर गया, फंडामेंटल्स नहीं बिगड़े हैं, वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज करना है। जब महंगा लिया था तब भी हिम्मत थी, तो सस्ते में तो दुगना लेने की हिम्मत होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो स्टॉप लॉस का सेफ्टी गियर है ट्रेडर के लिए, और एवरेजिंग का सेफ्टी गियर है निवेशक के लिए। ओके, डू यू थिंक जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं वो एक सेफ्टी गियर होते हैं? कि मान लीजिए मैं अनडाउट रिस्क तो ले ही रही हूँ, बहुत रिस्क लिया सारे और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी डाल दिया कि चलो ये मेरा सेफ्टी गियर है। डू यू थिंक वी कैन से दैट? अनडाउटेबली आप अपनी एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर के हाथ में रख देते हैं तो ये अपने आप सेफ्टी गियर हो गया। बिकॉज जो फंड मैनेजर है वो तो एक प्रोसेस के जरिए निवेश करेगा, प्रोफेशनल खिलाड़ी है। मैं जाके हुक करने जाऊं तो हेलमेट के साथ भी शायद स्टंप पे गिरूंगा, बट एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है वो बगैर हेलमेट भी छक्का मार देगा। तो असेट एलोकेशन डेफिनेटली एक सेफ्टी गियर है। सो डू यू थिंक असेट जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं वो हर निवेशक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर हाई रिस्क की निवेशकों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए? जिस निवेशक के पास ज्यादा समय नहीं है अपने पोर्टफोलियो को देखने का, बैलेंसिंग करने का, वह मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर दे। अपने आप फंड मैनेजर उसको डिवाइड करता रहेगा। कई निवेशक है जो बाहर विदेश में काम करते हैं, शिप के ऊपर जाते हैं जहाँ 6-6 महीना शायद वो ट्रैवल करते रहते हैं। कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो विदेश में गए हैं। उन सारे लोगों के लिए जिनके पास समय का अभाव है, उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हरफन मौला फंड है। ओके, अब आखिरी दो सवाल। तो पहले तो नीलेश जी आप हमें ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, एज अ लाइक एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप कितने सालों से इन्वेस्ट करें नीलेश जी एज एन इन्वेस्टर? हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी डेकेड्स? मैंने तकरीबन 1987 से निवेश करना चालू किया। तो 30 बहुत सारी यस, गलतियां हाँ, की, 3 डेकेड्स तो हो गए। 3 विकेट्स हो गए, बहुत सारी गलतियां की। बस एक ही चीज पे ध्यान रखा है कि जितना हो सके वो गलतियां रिपीट नहीं करूं। तो कौन सी गलतियां थी नीलेश जी, एक बार थोड़ा बताइए विस्तार में कि वो क्या था? 90 के अर्ली समय में यू नो बहुत बड़ा बुल मार्केट चालू हुआ था हर्षद मेहता की वजह से। स्टॉक्स दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे थे। मेरे में कोई जान समझ नहीं थी स्टॉक मार्केट के बारे में, बट ऐसा लगा कि रातों रात अमीर बन सकते हैं। तो अपना जो छोटा मोटा पैसा था वह भी लगाया और थोड़ा बोरोइंग करके भी लगाया, एंड फाइनली सारा पैसा डूब गया। तो बड़ी मुश्किल से एक अनुभव मिला कि जो चीज में आपकी समझ न हो वो करनी नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छा समझाया कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी पूजन साल में एक बार दिवाली की रात पे करते हैं, बट सरस्वती पूजन तो रोज करना पड़ता है, तब जाके पैसे बनते हैं। तब से पता चला कि लक्ष्मी माता की कृपा के लिए सरस्वती पूजा करना बहुत जरूरी है। इसी में अगर मैं एक एड ऑन करूँ ना नीलेश जी, हम ना एक बोलते हैं कि बिहेवियरल बायसेस में एक बायस होता है फेमिलियरिटी बायस, राइट? इसका मतलब है कि आप जनरली इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश नहीं करते हैं जिनसे वो फेमिलियर नहीं है, राइट? अगर आपको उसके पता नहीं है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट देन यू लूजिंग आउट ऑन सम अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे आपने बोला कि उसमें पहले आप थोड़ा सरस्वती जी की पूजा करिए, विच मीन्स पहले उसके बारे में सीखिए, समझिए, और जब आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है देन यू कुड लुक एट इन्वेस्टिंग। वुड दैट बी राइट? आई मीन आपकी डेफिनेटली, लर्निंग्स के बेसिस पे वुड यू से दैट? डेफिनेटली आंख कान हमेशा खुले रखने चाहिए। कभी भी ये ईगो नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। या यू आर नॉट मार्केट गुरु, यू आर स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। जिस दिन अहम आ गया, मार्केट ऐसे जोर से गिराएगा कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो स्टूडेंट ऑफ द मार्केट रहिए। जो चीज समझ में नहीं आए उसे समझने की कोशिश करिए।
सरस्वती माता की पूजा करिए, नॉलेज एंड विजडम पाइए, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। ओके, एंड एज अ फंड मैनेजर नीलेश जी, क्या लर्निंग्स रही हैं आपकी? आई एम श्योर दे वुड बी क्वाइट डिफरेंट। मैनेजर अलग अलग फेज आए। या एक समय था जब मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर बनना था। फिर समझ आया कि देयर इज नो फ्री लंच, रिस्क और रिटर्न साथ साथ है। आप 100 मीटर दौड़ थोड़ी लड़ रहे हैं, आपको तो मैराथन लड़नी है। तो अगर कोई फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देता है तो करने दीजिए, या आज नहीं तो कल वो रिस्क उस पर भारी पड़ेगा। तो फिर हम स्प्रिंट से मैराथन रनर बन गए। उस समय फिर पता चला कि मुझे लगता है मैं पैसों को मैनेज कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं लोगों के विश्वास को मैनेज कर रहा हूँ। लोग मुझे पैसा तब देंगे जब मेरे पास उनका विश्वास हो, बिकॉज परफॉर्मेंस आज है कल नहीं है। परफॉर्मेंस की उतार चढ़ाव तो बनी रहेगी। मैराथन दौड़ रहा हूं तो कभी स्लो होऊंगा, कभी फास्ट रहूंगा। तो लोगों का विश्वास जितना उतना जरूरी था। कई बार हमने लोगों के पैसे गंवाए, बट जब भी पैसे गंवाए हम लोगों के सामने खड़े रह गए और उन्हें समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। ज्यादातर लोगों ने हमें और पैसे दिए। तो at various stage of time, for being the best fund manager, to playing for a marathon, for the long term performance, to finally realizing that I am not in the business of money management, I am in the business of trust management. मैं जो भी करूं मुझे लोगों का विश्वास जीतना है। वंडरफुल, ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई इंटरेस्टिंग बुक रिकमेंडेशंस जिससे हमारे व्यूअर्स और सीख पाए अबाउट इन्वेस्टिंग? सो नम्रता जी, मैं तो यही कहूंगा कि जब सामने समंदर पड़ा है तो फिर एक डिब्बा पानी क्यों लेने का। आप जितनी पढ़ाई कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड it's not only about market, it is as much about human behavior, it is as much about technological change. मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे निवेशकों से मुलाकात की है, उनसे कई चीज सीखी है। ये सारे लोगों में एक चीज कॉमन है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, इतना सारा सोचते हैं उस पढ़ाई के बाद कि वह मार्केट को, ह्यूमन बिहेवियर को बड़ी अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो समंदर सामने पड़ा है, जितना पानी आप ले सके लेते रहिए। ओके, नीलेश जी, मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछना ये चाहूंगी कि क्योंकि ये मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसको इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और उसको इस इंडस्ट्री में अपना एक करियर बनाना है, आई मीन आप इस इंडस्ट्री के इतने डेकेड से आप इसका हिस्सा हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे as someone who wants to make a career in this space? सो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें पैसों के साथ साथ लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। बहुत कम ऐसे प्रोफेशन है जहां पे पैसे भी मिले और दुआएं भी मिले। एंड इस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट बनने के लिए आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर बन गए तो एंटरप्रेन्योर बन गए। अगर किसी म्यूचुअल फंड में ज्वाइन कर लिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कर लिया, तो आप एम्प्लॉय बन गए। इसमें आप सेल्स भी कर सकते हैं, कंप्लायंस भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्किल के लिए इस इंडस्ट्री में कई जगह है। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री है नहीं जहां पे हम हर भारतीय को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पैसा भी है और दुआएं भी हैं। लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, लाइक दुआएं अच्छी पानी है, प्लस पैसा भी बनाना है, तो दिस इज अ गुड इंडस्ट्री फॉर यू। Absolutely. Sure. I think we are done with our questions, Nilesh. I think it was a wonderful conversation. Thank you so much for your Thank time. Again, I know कि आपका इतना busy schedule रहता है, उसमें भी आपने हमें समय दिया. So thank you so much, and we hope to get you back. Thank you so much, Namrata. Take care. Bye. Take care. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Nilesh. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो आज जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ।
तो सबसे पहले हमने मिस्टर नीलेश से पूछा कि उन्होंने एक बार बोला था कि क्वालिटी शुड बी प्रेफर्ड ओवर मोमेंटम, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मिस्टर नीलेश सेज कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं ओवर मोमेंटम, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मोमेंटम में बिलीव करते हैं ओवर क्वालिटी। ही सेज कि अभी हमने ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स देखे हैं जिनका वैल्यूएशन उनके फंडामेंटल से काफी ऊपर है, विच मीन्स दे आर वेरी ओवर वैल्यूड। और अगर एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मिस्टर नीलेश कंपेयर्स क्वालिटी स्ट्रैटेजी टू अ टेस्ट मैच। ही सेज कि अगर आप क्वालिटी अप्रोच फॉलो करें तो आप टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और अगर आप एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आप T20 मैच खेल रहे हैं। एंड ही सेज कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स क्वालिटी को ज्यादा एलोकेशन देना चाहिए ओवर मोमेंटम स्ट्रैटेजी। फिर हमने मिस्टर नीलेश से पूछा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो मिस्टर नीलेश सेज कि एज अ फंड हाउस अगर आप न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है डज इट हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ मार्केट लीडर। फिर जो न्यू एज कंपनीज होती हैं उनमें ये भी देखना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम क्या उनके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं देन इट सीम्स लाइक अ वायबल ऑप्शन। ही ऑल्सो सेज कि जो अगर एज अ फंड हाउस न्यू एज कंपनीज में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उनकी वैल्यूएशन थोड़ी अच्छी होती हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल मेक रिटर्न्स ओवर टाइम। फिर हमने मिस्टर नीलेश से पूछा कि कोटक म्यूचुअल फंड्स के जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसके लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। एंड मिस्टर नीलेश सेज कि जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो है फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। सो एज अ फंड हाउस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देखा जाता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखा जाता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ इशू है तो कोटक म्यूचुअल फंड वुड एग्जिट फ्रॉम सच स्टॉक्स। कोटक म्यूचुअल फंड ऑल्सो फोकसेस ऑन सच स्टॉक्स जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ऐसी कोई कंपनी जो आगे जाके डिस्ट्रप्टर बन सकती है। सो फॉर एग्जांपल अ टेक्नोलॉजी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी लेवरेज कर रही है टू आउटबीट इट्स कंपेटिटर्स, ऐसे कंपनीज को भी पिक किया जाता है। फिर हमने मिस्टर नीलेश से पूछा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या हमें एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर नीलेश सेज कि आई थिंक टुडे एज इन्वेस्टर्स सबको एसआईपीज के बारे में पता है, लेकिन लोग अपनी एसआईपीज के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट गिरी तो काफी लोग अपनी एसआईपीज को रोक देते हैं। आइडियली जब आपको अपनी एसआईपीज को स्टेप अप करना चाहिए, आप अपनी एसआईपीज को रोक रहे हैं। सो ही ऑलवेज सेज कि आपकी जो एसआईपीज हैं इन डिफरेंट इक्विटी फंड्स उनको आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ लिंक करना चाहिए। तो यू हैव मल्टीपल एसआईपीज फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स, और आइडियली इन एसआईपीज को रोकना नहीं चाहिए टिल यू रीच दैट फाइनेंशियल गोल। फिर हमने मिस्टर नीलेश से पूछा कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट वुड ही लाइक टू से टू देम। सो मिस्टर नीलेश सेज कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स में देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर आप ज्यादा रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं बाय टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। सो ही सेज कि जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें अपनी रिस्क टॉलरेंस के अंदर रिस्क लेना चाहिए, एंड वी शुड नॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली इन इक्विटी मार्केट्स। सो ही सेज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, या फिर आपका जो सेफ्टी नेट है दैट इज स्टॉप लॉस। अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपका जो सेफ्टी नेट है दैट इज एवरेजिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी एक कंपनी में या किसी एक कंपनी का स्टॉक खरीदा है एट अ हायर प्राइस, तो आप में इतना कन्विक्शन भी होना चाहिए कि अगर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तब भी आप उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं टू एवरेज आउट द प्राइस। फिर हमने मिस्टर नीलेश से पूछा अबाउट हिज मिस्टेक्स दैट ही हैज कमिटेड इन द इक्विटी मार्केट, एंड मिस्टर नीलेश सेज कि सबसे पहले वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते इन द स्टॉक मार्केट। ही सेज कि अगर ऐसी कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है जो आपको समझ में नहीं आता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए एंड देन यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ही ऑल्सो सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ये समझना चाहिए दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had a wonderful learning experience. So thank you so much for watching, guys, and I hope to see you next week. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.